तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज हिस्ट्री का सेशन और हिस्ट्री में बात मुग़ल और सल्तनत एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी। अच्छा रावी, आप ये बताओ, अमीर, मलिक और खान ये क्या थे? इमरान जी, अमीर, मलिक और खान ये क्या थे? आजकल बहुत से लोग ना अपने नाम के पीछे खान लिख लेते हैं। खान क्या था? खान, ये खान जो वर्ड है आया कहाँ से? मंगोलिया में आप देखें ना, जो मंगोल सेना नायक था चंगेज़ खां, नाम तो सुने होगा आपने। चंगेज़ खां का नाम सभी ने सुना होगा, है ना। तो चंगेज़ खां के समय में वहाँ पर सेना में एक पद होता था, एक पोस्ट होती थी, एक कमांडर होता था जिसको कहते थे कोहान। सेना में एक कमांडर होता था जिसके नीचे कई सारे घुड़सवार होते थे, उसका नाम होता था कोहान। धीरे धीरे ये जो कोहान शब्द है मंगोलिया से अफ़गानिस्तान यानी कि मध्य एशिया और मध्य एशिया से भारत आते आते ये हो गया खान। तो खान जो वर्ड है वो मंगोल भाषा में कोहान से निकला है। अच्छा, कोहान जो है वो एक खास तरह का कमांडर था जिसके नीचे बहुत सारे घुड़सवार होते थे। अब हमारे यहाँ ये खान, अब तो एक खान जो है लोग अपना जाति सूचक शब्द के रूप में भी इसको लगाते हैं, तो खान शब्द वहाँ से आया। अमीर, मलिक और खान, बहुत से लोग अपने नाम के साथ मलिक लगाते हैं, बहुत से लोग अपने नाम के साथ अमीर लगाते हैं। तो अमीर, मलिक और खान ये कहाँ से आए? एक्चुअली ये सेना में एक रैंक थी। जैसे आजकल देखते हैं ना आप वर्तमान प्रशासन में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, सूबेदार, है ना, देखते हैं ना, इस तरह की हायरार्की देखते हैं। तो उसी तरह से तुर्कों के समय में सल्तनत काल में अमीर, मलिक और खान ये हायरार्की आई थी। क्या था मैं बताऊंगा आपको अभी। अच्छा, उसी तरह से अगर आपने नाम सुने हो जैसे मजलिस खलबत, मजलिस खास, बारे आजम, ये क्या है? आजकल है ना प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री ऑफिस, मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं वो। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कुछ खास सलाहकार भी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद होती है ना, प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद होती है ना। तो उसी से मिलते जुलते उस समय होते थे मजलिस खलबत, मजलिस खास, बारे आजम। अच्छा, जैसे आज देखें आप, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं आप देखें ना, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, ये कुछ खास मिनिस्टर्स हैं। तो अक्सर सवाल आता है कि सल्तनत एरा में, सल्तनत काल में जो 4 खास मंत्री थे वो कौन कौन से थे? 4 खास मंत्री जिन पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टिका हुआ था। तो वजीर, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। अच्छा, दीवाने रसालत को लेकर के भी विवाद है। कोई कहता है कि धार्मिक मामलों का विभाग था, तो कोई कहता है ये विदेश मंत्रालय था। अच्छा खैर, अच्छा किसने शेरशाह सूरी की जो सराय हैं, सराय समझते हैं ना, जो रेस्ट हाउस, आश्रम जैसे उसने बनाए थे सड़क किनारे, तो किसने शेरशाह सूरी की सरायों को कहा है साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ? तो किसने शेरशाह सूरी को भारत के मुस्लिम साम्राज्यों में, भारत के मुस्लिम शासकों में सर्वश्रेष्ठ कहा है? तो किसने शेरशाह सूरी को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला कहा है? इस तरह की बातें आपसे करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा भारत में वर्तमान में जो प्रांत हैं, मुगलों के समय में ये क्या कहलाते थे? सूबे। अंग्रेजों के समय में क्या कहलाते थे? प्रोविंसेस, है ना। तो मुगलों के जो सूबे थे, क्या वो रातों रात जनरेट हो गए, एकदम से आ गए? ना, सूबों से पहले शेरशाह सूरी ने इनको नाम दिया था सरकार। और इन शेरशाह सूरी के समय में छोटी बड़ी कुल कितनी सरकार थी तबस्सुम? 12-13 ना, इससे कहीं ज़्यादा। कोई बताएंगे? हाँ, यस, वेरी गुड, 47। शेरशाह सूरी के समय में छोटी बड़ी कुल 47 सरकारें थीं। शेरशाह सूरी ने एकता शब्द को ख़त्म कर दिया। शेरशाह सूरी का जब एम्पायर आया तो उसने एकता शब्द को ख़त्म कर दिया। आपको पता है भारत में एकता प्रथा किसने शुरू की? भारत में एकता प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने? ना, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को व्यवस्थित किया। हालांकि अगर वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने आंसर यही देना, भारत में एकता को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया वो मोहम्मद गौरी ने किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला एकता मिला था। लेकिन एकता जो सिस्टम है, इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेस बनाया या इसको व्यवस्थित किया या इसके नियम कानून कायदे बनाए, वो बनाए इल्तुतमिश ने। तो एकता का धीरे धीरे डिवीज़न हुआ, शिकों में, और शिकों का किस में हुआ? परगनों में। अब ये भी सवाल आता है कि एकता शिकों में और परगनों में किसके समय में बदला? तो एडीके के समय में बदला। अच्छा, एकता जो है पूरी तरह से शिकों और परगनों में व्यवस्थित हो गया, किसके समय में हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो गया। अच्छा, एकता जो था उसका, एकते का जो मालिक था या एकते का जो गवर्नर था उसको इक्तादार कहते थे। क्या कोई और नाम भी था उसका? हाँ,
इक्ता, उसको इक्तादार भी कहते थे, इसके अलावा उसको क्या कहते थे, मुक्ता भी कहते थे, और उसको वली भी कहते थे, वली। क्यों? क्योंकि इक्ता का एक नाम विलायत होता था। तो खैर इसी तरह की बातें आप करेंगे, और इक्ता के नीचे शिक, शिकों के नीचे परगना, और परगनों के नीचे चौधरी, फिर मुकद्दम, फिर खुद। इन तरह की बातें आप, इस तरह की बातें आपसे करेंगे इस सारे वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने सामने बहुत सारी रिसर्च करके लिखा है, बहुत सी चीज़ों को कोरिलेट करके लिखा है, और मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि मैं जो सल्तनत और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो ख़ास बातें हैं इस सेशन में 30 से 35 मिनट में आपको मैं बताता चलूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करें। आपको पता है कि एंशिएंट एज में जो भारतीय राजा थे, खास करके हिंदू और राजपूत राजा जो थे, वो अपने सामंतों पर डिपेंड हुआ करते थे। तो जो सामंत का इलाका होता था उसे कहते थे हम सामंती। जैसे मान लीजिए कोई गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, या और भी बहुत बड़े बड़े राजा हैं, छोटी रियासतों में नहीं, जो बड़े बड़े राजा हैं लगभग पूरे देश पे जिन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो उन्होंने अपने साथ कुछ अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो पावर्स हैं, अपने अधिकारियों के साथ शेयर की, जिन्हें उनके सामंत कहा जाता था, है ना। सामंतवाद पर फिर कभी बात करेंगे। तो अब जो सामंत का जो इलाका होता था उसे कहते थे सामंती। प्रांत या सूबा इस तरह कोई नाम नहीं था, सामंती हो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया, खास करके उत्तर भारत में, तो यही जो सामंतियाँ थीं बदल गई इक्तों में। तो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को व्यवस्थित किया। उसने अपने एम्पायर को छोटे बड़े इक्ताज में बांटा, और एक इक्ता पर एक अधिकारी नियुक्त किया जो कि सैनिक अधिकारी होता था, जिसको हम कहते थे इक्तादार। अच्छा, इक्ता का एक नाम और भी मिलता है, मुक्ता। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, है ना। हाँ, इक्ता का एक नाम मुक्ता भी मिलता है, और इक्ता का एक नाम विलायत भी मिलता है। तो इक्ता का जो गवर्निंग ऑफिसर है वो आर्मी कमांडर होता था। उसकी जो योग्यता थी वो ये थी कि वो कितना अच्छा आर्मी कमांडर है, अपने इक्ता को, अपने एरिया को कितने अच्छे तरह से मेंटेन कर सकता है, न केवल मेंटेन कर सकता है बल्कि उसको बढ़ा भी सकता है। तो खैर इक्ता का एक नाम विलायत भी है, और इक्ते का जो गवर्नर है, जो इक्ते का जो मुखिया है, उसे आप इक्तादार भी कह सकते हैं, मुक्ता भी कह सकते हैं, और विलायत भी कह सकते हैं। जो छोटे एरिया होते थे उन्हें कहते थे इक्ता, और जो बड़े एरिया होते थे उन्हें कहते थे मुक्ता। समझ गए आप? ये अंतर था इसमें। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि दिल्ली के सुल्तानों ने इल्तुतमिश से शुरू करके अपनी सल्तनत को या अपने एम्पायर को अनेक छोटे बड़े इक्तों में बांटा, ठीक है, और वहाँ पर अपने भरोसेमंद जो सिपह सालार हैं, कमांडर सोल्जर हैं, उनको अपॉइंट कर दिया, और उनकी जिम्मेदारी हो गई कि आप अपने इक्ता में जो कुछ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो कुछ भी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रेवेन्यू वसूलना है, वो सारा का सारा जो काम है वो आपका है। क्योंकि हमारे यहाँ गौरी आया, एवक आया, इनको प्रशासन पर ध्यान देने का समय मिला नहीं। इल्तुतमिश के समय में स्टेबिलिटी आ गई, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना शुरू किया। इल्तुतमिश के जब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो इल्तुतमिश ने अब इस इक्ता को बांटा शिकों में। इक्ता के नीचे क्या डिवीज़न हो गया, मैंने यहाँ लिखा भी होगा। अच्छा, उससे पहले हम बात कर ले कि शेरशाह ने इस इक्ता को क्या नाम दिया था, सरकार। शेरशाह सूरी ने इक्ता को नाम दिया सरकार, और मुगलों के समय में यही इक्ता या सरकार जो हो गए थे वो हो गए थे सूबा। फिर से सुन लीजिए आप लोग, इल्तुतमिश और उसके जो बाद में जो उसके वारिस हुए हैं सल्तनत एरा में, उन्होंने अपनी जो सल्तनत है उसको अलग अलग इक्ताओं में बांटा है। शेरशाह सूरी के समय में उसने इक्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने इनको नाम दिया है सरकार। मुगलों के समय में ये सरकारें जो हो गई वो सूबे के नाम से हो गई, ठीक है, ओके। अब इक्ता जो थे वो शिकों में बटे हुए थे, और शिक जो थे वो परगना में बटे हुए थे। इक्ता शिकों में, और शिक जो आगे थे परगना में बटे हुए थे। जैसे आप देखें ना, हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा देश का शासन है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, उसे आप इक्ता कह सकते हो, और राज्य जो है अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं, उन्हें आप शिक कह सकते हो, ठीक है ना, और जिले अलग अलग परगना में बटे हुए हैं। तो वही सिस्टम है, आप देखें, इक्ता के नीचे शिक और शिकों के नीचे परगना। शिक जो हैं सल्तनत काल में जो वर्तमान जिले हैं उनको हम कहते थे शिक, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा ADK/MBT। तो ये इक्ता, शिक और परगना का जो डिवीज़न है, इक्ता का शिक और परगना में जो डिवीज़न है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, या उसके समय में होना शुरू हो गया, और पूरा आकार इसने ले लिया MBT के समय में। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इक्ता सिस्टम भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद गौरी ने, है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भारत में इक्ता सिस्टम को व्यवस्थित किसने किया, इल्तुतमिश ने। उसी तरह से इक्ता के नीचे शिक और शिकों के नीचे परगना अलाउद्दीन खिलजी के समय बट गए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि हाँ ये फला इक्ता है, उसमें इतने शिक हैं और शिकों में ये इतने परगने। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जब शेरशाह सूरी आता है तो उसने इक्तों को नाम दिया सरकार।
इक्तों को उसने नाम बदल दिया उसने। जैसे इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया, प्रयागराज, ठीक है ना। इक्तों का उसने नाम बदल दिया और नाम बदल के उसको रख दिया सरकार, ठीक है। छोटी बड़ी सरकारें थी, कुल 47 सरकारें उसके समय में मिलती हैं। अब सरकार के स्तर पर अब समझे ना, तुर्कों के जो सूबे थे उनका नाम क्या हो गया, इक्ता। अब शेरशाह सूरी ने अपने सूबों को नाम क्या दिया, सरकार। अब शेरशाह सूरी ने अपने सूबों में या सरकारों में टॉप लेवल पर दो तरह के अधिकारी नियुक्त किए, एक शिकदार शिकदारान और एक मुंसिफे मुंसिफान। इसका मतलब क्या है, शिकदारों का भी शिकदार और मुंसिफों का भी मुंसिफ, है ना। शिकदार शिकदारान यानी कि शिकदारानों का भी शिकदार, और मुंसिफे मुंसिफान यानी कि मुंसिफों का भी मुंसिफ। ओके, अब यहाँ पर जो शिकदार जो पोस्ट है या शिकदार टाइप का जो अधिकारी है, ये आर्मी ऑफिसर है, और मुंसिफ जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर उस समय ले दे के एक ही होता था, क्या, रेवेन्यू, लगान वसूलना, ठीक है ना। जैसे आजकल तहसील का काम है ना, लगान वसूलने का, ठीक है साहब। तो शिकदार जो था वो सैनिक अधिकारी था और मुंसिफ जो था वो लगान अधिकारी था। इसे आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट भी कह सकते हो। ओके, तो सरकार में जो आर्मी डिवीज़न है, जो आर्मी के जो मामले हैं, डिफेंस के या पुलिस के जो मामले हैं, उसका मुखिया शिकदार शिकदारान और रेवेन्यू का मुखिया मुंसिफे मुंसिफान। अच्छा, इनमें टकराव ना हो आपस में, तो ये तय था कि सरकार का जो मुखिया है वो है शिकदार शिकदारान। आज जिले का मुखिया कौन है, डीएम, ठीक है ना। एसपी जो है उसका अधीनस्थ है, एसपी एसएसपी जो है उसका अधीनस्थ है। एसपी एसएसपी जो है डीएम के सहायक है जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बॉस था वो था शिकदार शिकदारान, लेकिन रेवेन्यू मामलों में ये मुखिया था। लगान किस तरह से तय होगा, किस तरह से वसूला जाएगा, ये सारा काम किसका हो गया, मुंसिफ का। सरकार की जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, आय व्यय है, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, मुंसिफ मुंसिफान, ठीक है। और इसका नाता सीधे सुल्तान से या बादशाह से हुआ करता था। तो अब यहाँ पर आप देखें कि सरकार के स्तर पर डुअल गवर्नमेंट हो गई या द्वैध शासन हो गया, एक शिकदारान और दूसरा मुंसिफे मुंसिफान। उसी तरह शिक के लेवल पे भी डुअल गवर्नमेंट थी, एक शिकदार और दूसरा मुंसिफ। शिक मतलब क्या हुआ, जिला, जिले में एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम है शिकदार और एक रेवेन्यू ऑफिसर जिसका नाम है मुंसिफ, ठीक है साहब। तो हर सरकार जो है अलग अलग शिकों में बटी हुई है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग शिकें हैं, तो हर सरकार में अलग अलग शिकदार और मुंसिफ भी हैं। तो इन सभी का सुपरवाइजर या इन सभी का जो बॉस है, एक शिकदार शिकदारान और एक मुंसिफे मुंसिफान। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, बलबन ने क्या किया था, इक्ता में एक पोस्ट बनाई थी नायब दीवान। बलबन का जब समय था, देखें बलबन 1246 से 1266 तक नायब रहा, है ना। 1246 से 1266 का जो समय था बलबन का, वो दौर जो गुजरा स्टेबिलिटी डाले में गुजरा। अब जब बलबन खुद सुल्तान बना 1266 में, तो उसके पास जो भी एरिया थे उन सबको वो कंसोलिडेट कर चुका था। हालांकि बलबन ने कोई बहुत बड़े विजय अभियान चलाया नहीं, उसे जो विरासत में मिला था उसने उसको मजबूत किया और जो थोड़ा बड़ा विस्तार कर सकता था वो किया। उसके बाद बलबन ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ को ध्यान देना शुरू किया। आपको पता होगा बलबन ने क्या बनाया था, एक सबसे पहली बार जासूसी विभाग और सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था, है ना। बाद में इन्हीं जासूसी और सैन्य विभागों को अलाउद्दीन खिलजी ने और से फिर से व्यवस्थित किया था। तो बलबन ने प्रशासन की तरफ को ध्यान देना शुरू किया। अब बलबन के समय तक आते आते इक्तादार की इनकम जो थी काफ़ी बढ़ गई, लगान आसानी से मिलने लगा। लेकिन इक्तादार जो थे वो अक्सर अपनी इनकम को दबा जाते थे, उन्हें जो इनकम मिलती थी उसे दबा देते थे, अपना खर्च जो है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाते थे, सुल्तान के पास हिस्सा जाता नहीं था। तो सुल्तान ने या बलबन ने क्या किया, इक्ता में एक नया पद बनाया जिसका नाम था नायब दीवान। आमतौर पर इसको ख्वाजा कहा जाता है, नायब दीवान या ख्वाजा। ये नायब दीवान या ख्वाजा जो था अब इक्ता में रेवेन्यू ऑफिसर हो गया। जो इक्ता की जो इनकम एक्सपेंडिचर थी, इसको इक्तादार का जो पुलिस का फोर्स का जो मामला था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, इक्ते का मालिक इक्ता ही था। लेकिन अब यहाँ पर आ गया नायब दीवान, नायब माने डिप्टी, नायब दीवान आ गया। इसका काम ये था कि जो इक्ता में जो इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, और जो बचे उसको कहते थे फवाजिल। क्या कहते थे, फवाजिल। जो बचे उसको सुल्तान को भेज देना। जो इक्ता का खर्च है, जो इक्तादार का खर्च है, उसमें से जो बचे वो सुल्तान को जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, ख्वाजा या नायब दीवान की। ओके, देख रहे हैं साहब, आगे चलते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इक्ता में ये जो इक्तादार है या मुक्ता है या वली है, ठीक है ना, या अमीर है, इसके साथ साथ मैंने क्या लिखा, देखो जो इक्ता में ना, इक्ता का जो हेड है उसका नाम कहीं इक्तादार भी मिलता है, तो कहीं मुक्ता भी मिला है, तो कहीं वली भी मिलता है। लेकिन स्पेशली जो इक्ते का जो मुखिया है उसका एक नाम अमीर जो मिलता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिलता है। इक्तादार के कई सारे नाम हैं, उसका नाम
इक्तादार भी है, मुक्ता भी है, वली भी है, लेकिन इक्ते का मुखिया का एक नाम अमीर जो है वो स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिलता। ओके, नंबर 1 बात। अब इसने यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम वली उल खराज। ये जो ख्वाजा नाम का है जिसे आप नायब दीवान कह रहे हैं ना, एक तरह से इसी का जो नाम है वो बदल के कर दिया गया वली उल खराज। बोलें तो वली उल खराज, ठीक है ना, गले से आवाज़ निकले खराज, ठीक है साहब। तो वली उल खराज जो है, मैंने लिखा चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। इक्ता में लगान की जो व्यवस्था है, यानी कि लगान किस तरह से तय होगा, किस तरह से वसूला जाएगा, उसका हिसाब किताब जो कुछ भी रखना है वो रखना किसने, वली उल खराज ने, ठीक है साहब। हो सकता है ऐसा नहीं है कि सुल्तान को इक्तादारों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन एमबीटी के समय तक आते आते सल्तनत पूरे देश में फैल गई, तो इक्तादारों को अब रेवेन्यू कलेक्ट करने और उसका हिसाब किताब रखने में समय उनका बहुत हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा समय जा रहा होगा। तो आप देखें नौकरशाही का विस्तार होने लगा, नया पद बन गया यहाँ पर वली उल खराज। ओके, खैर आगे चलते हैं। अब मुग़लों के समय में क्या होता है, मुग़लों ने जो इक्ता हैं जिन्हें शेरशाह सूरी ने सरकार का नाम दिया, मुग़लों के समय में इसका नाम हो गया सूबा, जो मैंने लिखा भी है। अब सरकार हो गया जिला। देख फिर से सुन लें आप कि तुर्कों के समय में इक्ता था, शेरशाह सूरी ने इन इक्तों को नाम क्या दे दिया, सरकार। अब जब मुग़ल आते हैं तो ये 47 सरकारें हैं ना, इन्होंने मिला दिया आपस में इनको, और मिला के इनको नाम दिया क्या, सूबा। अब जो शेरशाह सूरी के समय में जो सरकार थी, अब वो सूबों में आ गई, सूबों के अंदर आ गई। जिस तरह से तुर्कों ने इक्तों को बांटा शिकों में, अब इसने क्या किया, मुग़लों ने खास करके अकबर के समय में सरकार का नाम हो गया जिला, इक्ते का नाम क्या हो गया, सूबा, और सूबों में अनेक सरकारें हो गई जो आज है जिला। आज प्रांतों में अनेक ज़िले हैं ना, तो मुग़लों के समय में ज़िलों का नाम क्या था, सरकार। जैसे आज ज़िले में जो मुखिया है क्या है, डीएम है। मुग़लों के समय में जो ज़िले का या सरकार का जो मुखिया था वो था करोड़ी फौजदार। अब इसके बाद दोहरी जिम्मेदारी थी, ये आधुनिक डीएम की तरह काम भी करता था और आधुनिक एसएसपी की तरह भी काम करता था, यानी कि इसके पास पुलिस पावर्स भी थी और इसको रेवेन्यू की व्यवस्था भी देखनी होती थी। लेकिन ये जिला कह लो या सरकार कह लो, जिला या सरकार जो कह लो आप, यहाँ पर ये जो अधिकारी था इसकी जो मुख्य भूमिका थी वो रेवेन्यू से रिलेटेड थी। वजह क्या है ना कि मुग़लों तक आते आते, अकबर तक आते आते भारत में ये जो तुर्क और मुस्लिम राजा थे अच्छी तरह से जम गए थे, बगावतें ख़त्म हो गई थी, चाहे वो अफ़गान हों, चाहे राजपूत हों या हमारे अन्य हिंदू लड़ाके हों, वो धीरे धीरे शांत हो गए थे और एक तरह से ज़्यादातर लोगों ने अकबर की अधीनता मान ली थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया था, तो सरकार के स्तर पर या ज़िलों के स्तर पर बहुत ज़्यादा आर्मी मिशन करने की ज़रूरत होती नहीं थी। तो अब डीएम की जो मुख्य भूमिका थी वो थी कि भैया वो लगान वसूल करके दे। इसका नाम था, एक था करोड़ी और दूसरा फौजदार। करोड़ी फौजदार, फौजदार जो शब्द है ये बताता है कि इसके पास जो पुलिस की पावर्स भी है, फोर्स की पावर्स भी हैं, फौजदार, ठीक है ना। और करोड़ी शब्द क्या है, अकबर ने अपॉइंट किया था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये 1 साल में अपने इलाके से 1 करोड़ दाम लगान के रूप में वसूल के देगा या टैक्स के रूप में वसूल करके देगा, इसलिए इसका नाम हो गया था करोड़ी। और फौजदारी पावर भी थी, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया था करोड़ी फौजदार। तो मुग़लों के समय में जो पूरा का पूरा साम्राज्य था वो सूबों में बटा हुआ था। सूबों के नीचे जो ज़िले होते थे उन्हें कहते थे सरकार। सरकार का जो मुखिया होता था या सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था करोड़ी फौजदार। ओके, करोड़ी फौजदार। ये जो करोड़ी फौजदार है आज का डीएम है, कौन है? चलिए, तो फ़ोन आने से पहले हम थे कहाँ, तो शहरों में होते थे कोतवाल। शहरों में कौन होते थे? कोतवाल। जैसे आजकल होते हैं ना बड़े थाने, जिन्हें कहते हैं हम कोतवाली, और बड़े थाने का जो एसएचओ होता है उसे कोतवाल कहते हैं। तो उस समय शहरों में होते थे कोतवाल। अच्छा, कोतवाल, शहरों में कोतवाल के अलावा अन्य कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर का तो मतलब ही नहीं था। वेलफेयर की, मैंने आपको बताया ना, वेलफेयर की जो हल्की सी शुरुआत हुई वो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुई। हाँ, फिरोज़ तुगलक ने ज़रूर दिखाया कि जो सुल्तान है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ राज करना नहीं है, उसका मतलब लोगों का भला करना भी है। तो वेलफेयर से कोई लेना देना था नहीं, आर्मी स्टेट था, चाहे वो सल्तनत है या मुग़ल है, सैनिक राज्य थे ये। तो शहरों में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने काम जाम में रहे, तो इसके लिए एक पुलिस अधिकारी होता था जिसका नाम था कोतवाल। बाद में फिर एक और अधिकारी आ गया, मोहतसिब। मोहतसिब की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी? मोहतसिब, यानी कि सदाचार निरीक्षक। सदाचार निरीक्षक का मतलब क्या है कि जो भी समाज के नज़र में अनैतिक काम हो वो ना हो, जुआ, शराब और भी समाज की नज़र में जो भी अनैतिक काम है वो शहर में होने नहीं चाहिए, उनको रोकथाम के लिए मोहतसिब होते थे। खैर आगे चलें। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में नौकरशाही का विस्तार हुआ। क्यों हुआ भाई सोनू भाई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में नौकरशाही का विस्तार, यानी कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी फैली।
इसको आप ये कह सकते हो कि नए नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई और उन अधिकारियों की शक्तियों का, कर्तव्यों का दायरा बढ़ा। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, मार्केट रिफॉर्म्स किए, तो जाहिर सी बात है इसके लिए नए नए अधिकारी चाहिए थे। उसने 3 तरह के बाज़ार बनाए, है ना। हर बाज़ार में एक इंस्पेक्टर था, इसके अलावा छोटे बड़े जासूस भी थे, नाजिर भी था, तो नापतोल का अधिकारी भी था। अब इन बाज़ारों के ऊपर उसने एक नया विभाग बनाया, क्या नाम था उसका, दीवाने रियासत, है ना। दीवाने रियासत नाम का उसने डिपार्टमेंट बनाया। तो अकेला जो मंत्री था दीवाने रियासत वही थोड़ी काम करता होगा, उसके बहुत सारे असिस्टेंट भी होते होंगे। एग्रीकल्चर या मार्केट रिफॉर्म्स के लिए उसने एक नया विभाग बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने। अलाउद्दीन खिलजी का जो कृषि विभाग था उसका नाम क्या था, दीवाने। आप नहीं बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगी, आप बताओ, इमरान, अनीस, सोनू। अलाउद्दीन खिलजी का जो कृषि विभाग था उसका नाम क्या था, नहीं, आप बताओ, दीवाने मुस्तखराज। अच्छा, ये जो दीवाने मुस्तखराज था, जो कृषि विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, एमबीडी के समय में इसका नाम हो गया था दीवाने कोही। ओके, तो खैर अलाउद्दीन खिलजी के समय में न केवल नौकरशाही का विस्तार हुआ, बल्कि जो एम्पायर है, सल्तनत है या प्रशासन या सुल्तान कह सकते हैं, वो गाँव तक पहुँचा। क्यों पहुँचा गाँव तक? कहते हैं कि खिलजियों के समय में जो राजकाज है, जो प्रशासन है, वो अब शहरों से निकल करके गाँव तक पहुँचा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत सिस्टम लागू किया, ज़मीन को नापा जाएगा और नाप के लगान वसूला जाएगा। तो अब गांव के लेवल तक पटवारी और जो दूसरे अधिकारी थे वही पहुंच गए। आमिल का जो दखल हो गया, आमिल कानून को जैसे जो थे, इनका जिम्मा किससे था? शहरों से थोड़ी लगान वसूला जा रहा है, गाँव से लगान वसूला जा रहा है। तो खैर खिलजियों के समय में जो प्रशासन था वो गाँव तक भी पहुँच गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में नौकरशाही फैली और शिख जो किसमें बटे, परगनों में। मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अच्छा, अब परगना क्या है? परगना शब्द कहाँ से आया? अच्छा, इसका भी इतिहास मंगोलों में छुपा। जैसे मैंने आपको अभी कहा ना, अमीर मलिक खान, तो जो खान जो है वो मंगोलों के समय में आया, तो उसी तरह से ये जो परगना है ना, परगना जो है मंगोलों के समय में या मंगोल प्रशासन में एक शब्द सुनाई देता, सदी या 84। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, हाँ, सदी, या एक शब्द आता है सदी और एक शब्द आता है 84। इसको ध्यान से सुन लें आप। मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन में ये शब्द सुनाई देता है। सदी माने 100 गाँव का समूह, 84 माने 84 गाँव का समूह। अब जब सल्तनत में, आपको ना मंगोलों के हमले अक्सर होते रहे हैं, भारत पर भी, मध्य एशिया पर भी मंगोलों के हमले होते रहे हैं। तो तुर्कों ने या अरबों ने या अफगानों से मंगोलों से सीखा। तो अब ये जो सदी और 84 है ना, उत्तर भारत में आके इसका नाम हो गया परगना। तो परगना लगभग 100 गाँव का एक समूह होता था और इसके ऊपर जो अधिकारी होता था उसका नाम परगना अधिकारी नहीं होता था, उसका नाम होता था आमिल। ठीक है ना? ओके, तो परगना जो है वो 100 गाँव का समूह होता था और ये मंगोल सदी या 84 का ही विकसित रूप है। अच्छा, परगना में जो अधिकारी हैं, एक नंबर है चौधरी। जैसे ना खुद मुकद्दम चौधरी, खूब सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दमों और चौधरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए। तो परगना कितने गाँव का समूह? 100 गाँव। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आमतौर पर 100 गाँव का समूह एक परगना। परगना किस में होते थे? शिकों में। फिर से इकता, इकते के नीचे शिक, शिक के नीचे परगना। परगना में होते थे 100 गाँव। अब एक परगना में एक आनुवंशिक जमींदार होता था, इसका काम होता था लगान वसूलना, जमींदार। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमारे राजपूत और जो हिंदू राजा थे, अब जब तुर्कों ने धीरे धीरे इनके किले और रियासतें कब्जा ली तो इन्होंने समझौता कर लिया और ये निचले लेवल पर आ गए। उस समय के जो राजा थे वो निचले लेवल पर आ गए और जमींदार बन गए। भाई रियासत कब्जाई तो भाई चलो वहाँ की जागीर आपको दे देते हैं, रियासत कब्जाई वहाँ की जागीर आपको दे देते हैं। तो एक तरह से तुर्कों और हमारे जो राजपूत सरदार थे उनके बीच में एक समझौता हो गया, ठीक है राज आप करो लेकिन जागीरें हमारी। तो इनको लोकल लेवल पर जमींदार बना दिया गया। अब इन्हीं 100 गाँव के समूह में या एक परगने में एक चौधरी होता था जो कि आनुवंशिक जमींदार था। ये सरकारी कर्मचारी नहीं था, ये सरकारी कर्मचारी नहीं था, ना ही इसको सरकार के खजाने से सैलरी मिलती थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी थी लगान वसूलने में हेल्प करना, यह लगान वसूल के देना। ज़मींदार है, ये अपनी ज़मींदारी में किसानों को बसाएगा, उनसे खेती करवाएगा और लगान वसूल करके देगा। अब इस चौधरी के नीचे एक होता था, मैंने यहाँ लिखा भी होगा, चौधरी के नीचे होते थे खुद, चौधरी के नीचे होते थे खुद और खुतों के नीचे होते थे मुकद्दम। एक गांव में एक मुकद्दम होता था, कई गांव में एक खुद होता था। देखें 100 गांव यानी कि एक परगना में एक चौधरी, उसके बाद अनेक गांव में चौधरियों के नीचे अनेक खुद और अनेक खुतों में हर गांव में एक हो गया क्या? मुकद्दम। ये पूरी की पूरी चेन थी। मुकद्दम खुद को खुद चौधरियों को लगान वसूल करके देगा। समझ गए साहब? जैसे भी देगा। तो अब ये जो चौधरी हैं या खुद हैं या मुकद्दम हैं, ये आनुवंशिक अधिकारी थे या ज़मींदार थे। सुल्तान आमतौर पर इनके पदों से हटाता नहीं था।
ये अपनी ज़मीनों में भी खेती बाड़ी करते थे और ये एक तरह के लगान वसूली एजेंट भी थे। आम किसान और सुल्तान के बीच में ये मीडिएटर भी हुआ करते थे। ठीक है साहब। अब होता यह है कि अब दूसरा जो सरकारी अधिकारी है परगना में वो है आमिल। ये सरकारी अधिकारी था, सरकार के खजाने से इसको सैलरी मिलती थी। इस आमिल को आप आज का एसडीएम कह सकते हो। एसडीएम के पास पुलिस पावर भी हो सकती हो, लेकिन एसडीएम जो है मूल रूप से वो रेवेन्यू ऑफिसर है, मूल रूप से रेवेन्यू ऑफिसर है। तो आज का जो एसडीएम है वो उस दौर में होता था आमिल। ये इसकी जिम्मेदारी क्या थी, ये परगने में जो इनकम एक्सपेंडिचर है, आय व्यय है, उसका हिसाब किताब रखेगा। ये देखेगा कि परगने में कितना लगान तय किया गया है, उसकी वसूली हो गई है या नहीं हो गई है। इसकी सहायता करते थे कारकुन, पटवारी और कानून गो। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, कानून गो, ये इसके हेल्पर होते थे। कारकुन का मतलब होता है क्लर्क, लिखा पढ़ी करने वाले, लिपिक। ठीक है ना। कारकुन का मतलब क्लर्क, पटवारी। अच्छा, पटवारी एक गांव में एक नहीं होता था, हल्के होते थे। अभी मैं बताऊंगा आपको। कुछ गांवों को मिला करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, अनेक गांवों का समूह जो था वो कहलाता था हल्का। एक हल्के पे एक पटवारी होता था। पटवारियों के पास गांव की ज़मीनों के रजिस्टर हुआ करते थे। कौन सी ज़मीन है, ज़मीन की किस्म कहती है, किस ज़मीन का कौन मालिक है और इससे कितना लगान वसूला जा रहा है, ये सब पटवारियों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। ठीक है ना। अच्छा, पटवारी शब्द जो है वो तुर्कों के समय में ही अस्तित्व में आया। हो सकता है इससे पहले भी इस तरह से ज़मीन में का हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी होते हों, लेकिन पटवारी शब्द इन्हीं के समय में आया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर सरकारी अधिकारी कौन हुए, आमिल, कारकुन और पटवारी। ठीक है। और जो गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी हुए वो हुए खुद मुकद्दम और चौधरी। ओके, समझ गए बेटे। तो खुद मुकद्दम चौधरी क्या है, ये बिचौलिए हैं। किस में बिचौलिए, लगान वसूली में बिचौलिए। आमिल, कारकुन, कानून गो, ये क्या हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। ठीक है ना, ये लगान अधिकारी हैं। ओके। अच्छा, शिक क्या है, शिकदार क्या है, शिक जो है इक्तो में है ना, वर्तमान हिसाब जिला कह सकते हो। शिकदार जो है वो सैनिक अधिकारी है और मुंसिफ क्या है, वो रेवेन्यू ऑफिसर है ना। ओके। अनेक शिकदारों पर एक शिकदार या शिकदारान प्रांत में या इक्ते में, और अनेक मुंसिफों पे एक मुंसिफ है मुंसिफान। क्लियर है। ठीक है ना। अगर समझ में ना आए, तुम लोग की समझ में तो आ ही गया होगा, आप लोग की समझ में ना आए तो एक बार फिर से चला करके देख लेना। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फोन तो दिखाई दे रहा होगा ना। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, केंद्रीय प्रशासन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में यहाँ पर मैंने लिखा मजलिस खलबत, मजलिस खास, बारे खास, बारे आजम। मजलिस खलबत मैंने लिखा है ये नॉन ऑफिशियल क्लोज्ड एडवाइजर्स, नॉन ऑफिशियल क्लोज एडवाइजर। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ या बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो आपको उठा करके उधर ले गया, है ना, अपने केबिन में, आपके साथ चाय पी, आपके साथ पकौड़े समोसे कुछ खाए और अपना जो दिल का दर्द है वो शेयर किया, सुझाव मशवरा होता है ना। किसी और को तो, अब जैसे हमारे ये बच्चे बैठे हैं, कभी मैंने प्रयास भी नहीं किया होगा ना इनको ले जाने का। ऐसा थोड़ी है कि भाई मुझे इनसे ईर्ष्या है, नफरत, ऐसा नहीं। अभी बच्चे हैं ये और मेरे इतने संपर्क में नहीं आए, तो ये थोड़े से सीनियर हैं, है ना, तो मेरे क्लोज भी हैं। वो मेरी बहन बैठी है सगी, समझ गए ना साहब। आप उलेमा बैठे हैं, है ना, पंडित जी बैठे हैं उधर, तो उलेमा और पंडित जी हैं तो उन पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता, चलो भाई इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। घर में जाएंगे तो घर वालों से डिस्कशन कर लेंगे। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिन पर मुझको भरोसा है, मैं उनसे अपनी समस्याएं शेयर करता हूं, मैं अपने भविष्य की प्लानिंग उनके साथ मिल करके बनाता हूं। उसी तरह से राजा आज भी आप देख लो, कैबिनेट है, उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री कुछ खास सलाहकार होते हैं जिनसे प्रधानमंत्री अक्सर मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मंत्री ही उनके खास हों, बहुत सारे अधिकारी और जो सरकार में जो ना तो मंत्री हैं ना ही ब्यूरोक्रेसी में, वो प्रधानमंत्री के खास होते हैं। प्रधानमंत्री उससे अक्सर अपनी समस्याओं पर डिस्कशन करते हैं। तो बारे खास मजलिस खलबत जो है सुल्तान या बादशाह के क्लोज नज़दीकी ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनसे सुल्तान अपने मामलों पर सलाह मशवरा करता है। लेकिन ये नॉन ऑफिशियल है, यानी कि सरकार में शामिल नहीं है। इसमें सुल्तान के पिता भी हो सकते हैं, सुल्तान की माँ भी हो सकती है, सुल्तान के भाई भी हो सकते हैं, कोई ख़ास अमीर उलेमा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो सुल्तान के नज़दीकी हों। नॉन ऑफिशियल है साहब। तो मजलिस खास क्या हो गया, सुल्तान के खास सलाहकार जो सरकार में शामिल नहीं है लेकिन सुल्तान के बहुत ही भरोसेमंद और सुल्तान के क्लोज हैं। ओके, वो उसमें उस ग्रुप का नाम क्या हो गया, मजलिस खलबत। फिर आप देखते हो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में एक छोटी संस्था होती है कैबिनेट। तो उस समय भी कैबिनेट जैसी संस्था होती थी, उसका नाम होता था मजलिस खास। ठीक है। उसी तरह से आज की जो मंत्रिपरिषद है उसको उस समय कहा जाता था बारे खास। आज का जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, आधुनिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसको कहा जाता था बारे आजम। ठीक है साहब। तो ये आपको याद करने हैं।
ग्रुप सी के एग्जाम में तो ये नहीं आएंगे, लेकिन PCS IAS में ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। जब मेंस पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अब 4 खास मंत्री थे, इन्हें मंत्रालय या इन्हें मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। 4 खास मंत्री थे, वैसे तो और भी अधिकारी कर्मचारी थे, जैसे मौर्य काल में आप देखते हो ना, तीर्थ सबसे ऊपर क्या होते थे, मंत्रिणा, सबसे ऊपर क्या होते थे, मंत्रिणा, फिर तीर्थ, फिर अध्यक्ष होते थे ना इस तरह से। तो मंत्रिणा में मंत्री तो 3-4 ही होते थे। उसी तरह से जो मैंने क्या कहा, जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद में अनेक मंत्री हैं, लेकिन खास करके जिन्हें मंत्री का दर्जा मिला हुआ था वो केवल 4 थे, एक वजीर, एक दीवाने अर्ज, एक दीवाने इंशा और एक दीवाने रसालत। अच्छा, जो वजीर जो है ना, वजीर, ये इसका अक्सर काम ये होता था, अगर सुल्तान या बादशाह राजधानी में नहीं है तो उसकी एब्सेंस में सुल्तान के काम देखता था। जैसे आजकल होता है ना कि अगर राष्ट्रपति लंबे समय के लिए विदेश दौरे पर चले गए या काम नहीं कर पा रहे हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो वजीर की जिम्मेदारी होती थी, वजीर जो था एक तरह से जो सुल्तान है उसके आँखें भी था, उसके कान भी था, उसके हाथ भी था, ठीक है ना। अक्सर होता यह था कि जो कमज़ोर सुल्तान होते थे पूरी तरह से अपने वजीर पर डिपेंड हो जाते थे, और जो ताकतवर सुल्तान होते थे वो वजीर को उसकी स्थिति में रखा करते थे। तो वजीर जो था, ये वजीर जो है मुख्यतः एक लगान अधिकारी था, रेवेन्यू ऑफिसर था। इसका काम था खजाने में कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखना। सेना पे कितना खर्च हो रहा है, दूसरे मामलों पे कितना खर्च हो रहा है, इस सब का हिसाब किताब रखना, ठीक है ना। ये उस समय का वित्त मंत्री भी था, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि आप देखना बजट कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है ना। तो सरकारी खजाने से जो भी खर्च होने हैं उन सभी की परमिशन ये देता था। सुल्तान तो खैर सुप्रीम था ही था, अगर सुल्तान ने कह दिया ये बख्शा जाए तो बख्शा जाए, है ना। अदरवाइज सामान्य मामलों में रेवेन्यू का, ये फाइनेंस का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो ये उस समय का वित्त मंत्री था, ये उस समय का होम मिनिस्टर भी था, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर प्रधानमंत्री के बाद सरकार में कौन नंबर 2, प्रधानमंत्री, तो वजीर, लेकिन मुख्य रूप से ये लगान अधिकारी था। फिर आता दीवाने अर्ज, ये पूरी तरह से एक सैनिक पद था, सैनिक पोस्ट थी या सैनिक मंत्रालय था। दीवाने अर्ज सबसे पहले किसने बनाया, बलबन ने, है ना। दीवाने अर्ज सबसे पहले बलबन ने बनाया। ये इसको आप डिफेंस मिनिस्ट्री भी कह सकते हो, रक्षा मंत्रालय भी कह सकते हो। अच्छा, ये जो दीवाने अर्ज है ना, ये सेनापति नहीं था, सिपह सलार नहीं था, इसका काम युद्ध में जाना नहीं था, लेकिन युद्ध में सेना की तैनाती, सेना के लिए जो भी खरीद करनी है, पशुओं की, हथियारों की, तलवारों की, पोशाकों की, जो कुछ भी करना वो सब इसी ने करना है। सैनिकों का हुलिया रखना, सैनिकों को दागना, सेना से संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे के सारे इसके हैं, सिवाय जाकर के लड़ने के। हाँ, जब जान पे आन बढ़ी, पता चला सुल्तान भी गिर गए, तो अब जब सुल्तान ही रहेंगे तो हमारा मंत्रालय कहाँ रहेगा, चलो भाई लड़ने भी चलो। आमतौर पर इससे लड़ाई में जाने की अपेक्षा नहीं की जाती थी दीवाने अर्ज से। दीवाने इंशा, जैसे आजकल होता है ना मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय होता है ना, मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिव, तो उसी तरह का एक मंत्रालय था जिसका नाम था दीवाने इंशा। फिर दीवाने रसालत। अच्छा, दीवाने रसालत को लेकर के आज भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ मंत्रालय था, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान या जो भी धार्मिक काम हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मंत्रालय था, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए जो काम होते हैं, जैसे आजकल समाज कल्याण के लिए काम होते हैं ना, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम तरह की स्कॉलरशिप, ये आती हैं समाज कल्याण विभाग के दायरे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक और सामाजिक मामलों का विभाग था, सामाजिक कामों का विभाग था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है विदेश मंत्रालय था। इसके बारे में एक राय नहीं है। और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे मुशरिफ, अब ये मंत्री नहीं है, ये नीचे के लेवल के अधिकारी हैं। मुशरिफ जो चीफ अकाउंटेंट होता था, लेखाकार, यानी कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर है उसका लेजर बना करके रहेगा, ठीक है। खजीन यानी खजांची, खजीन का मतलब खजांची, खजाने का इंचार्ज, है ना। वजीर ने आदेश कर दिया कि भाई खजीन को आदेश दे दिया कि इतना पैसा आप दे दो, इसे आप ट्रेजरर कह सकते हो, खजाने का इंचार्ज। मुस्तौफ़ी आज का ऑडिटर, जैसे आप कहते हो ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उस दौर में मुस्तौफ़ी जो था वो हिसाब किताब की जांच करता था। वो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दीवाने को ही MBT ने बनाया, अभी मैंने आपको बताया। अब यहीं पर आता सदरुस सुदूर या काजी या काजी उल कुजात, ये जो थे ये न्यायिक पद थे। जैसे आज है ना हमारे यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट में जज, है ना। सबसे बड़ा जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस। इनके फैसले को पलटने का अधिकार कौन रखता है, राष्ट्रपति, है ना। तो उस समय जो सबसे बड़ा जज होता था वो होता था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात सबसे बड़ा जज होता था। ये सुल्तान के बाद न्याय करने में दूसरे नंबर का अधिकारी होता था। हालांकि काजी उल कुजात के फैसलों में कोई दखल दिया नहीं जाता था, लेकिन MBT के समय में MBT ने ये नियम बनाया कि सुल्तान के पास अधिकार है इसके फैसलों को पलटने का। जैसे आज है ना राष्ट्रपति के पास क्षमा का अधिकार है ना, तो उसी तरह से काजी उल कुजात जो था वो चीफ जस्टिस था।
लेकिन सुल्तान के पास इसके फैसलों को पलटने का अधिकार था। अच्छा, ये जो काजी उल कुजात है ना, इसका नाम काजी भी मिलता है और इसका नाम सदरुस सुदूर भी मिलता है, सदरुस सुदूर भी मिलता है। आमतौर पर जो सदरुस सुदूर होता था वही काजी उल कुजात होता था। ये जो सदरुस सुदूर है ना, इसको शॉर्ट में कह देते थे सदर। क्या कहते थे? सदर। मैंने अपने बचपन में देखा कि गांव में एक होते थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्हें गांव में कहा जाता था सदर, सदर नहीं सदर कहा जाता था गांव की भाषा में। तो मस्जिद के जितने भी मामले होते थे, मस्जिद के ईदगाह के जितने भी मामले होते थे वही डील करते थे, उन्हें सदर ही कहा जाता था। इसलिए मुझे याद भी हो गया है। अब तो खैर ख़त्म हो गया, अब तो घर घर चौधरी हैं, है ना, अब तो घर घर चौधरी हैं, अब कोई नहीं मानता किसी को। तो काजी उल कुजात या काजी या सदरुस सुदूर, ये आमतौर पर एक ही व्यक्ति के पास ये विभाग होते थे। दीवान वरीद, आपको पता है जासूसी विभाग था, किसके अधीन था ये? वरीद मुमालिक के अधीन। बारबक, अच्छा दरबारी शान शौकत, अच्छा दरबार में जैसे आपने अपनी क्लास है ना, अपनी क्लास है ना, तो भाई नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कुर्सियाँ वर्सियाँ साफ़ होनी चाहिए ना, तो तरह से है ना, मैप इधर लगे हुए, शान शौकत बनी रहनी चाहिए। तो इसका काम था कि दरबार में शान शौकत के लिए जो भी काम है वो बने रहें। इसका नाम होता था बारबक। एक होता था वकील दर, एक होता था मीर हाजिब। मीर हाजिब क्या हुआ? जैसे पता है बलबन भी इस पोस्ट पर रह चुका था मीर हाजिब इल्तुतमिश के समय में। तो दरबारी शिष्टाचार और मुलाकाती, मैंने लिखा दरबारी शिष्टाचार और मुलाकाती। सुल्तान से जो भी मिलने आएंगे वो पहले आएंगे मीर हाजिब के पास, मीर हाजिब सुल्तान के पास उनको मिलने के लिए भेजेगा। इसके अलावा दरबार में जो भी शिष्टाचार है, किसने कहाँ खड़ा होना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, ये सब जिम्मेदारी इसकी होती थी। यानी कि सुल्तान के बहुत नज़दीक होता था ये मीर हाजिब, लेकिन मंत्री नहीं था, ठीक है ना, मंत्री नहीं था। फिर होता मीर बहरी। तो मीर बहरी जो है सल्तनत काल में नहीं आया, ये मुग़ल काल में आया है। मुग़लों ने धीरे धीरे अपना नावों का बेड़ा बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि नौसेना बनानी शुरू कर दी थी। तो नौसेना का जो मुखिया होता था उसे कहते थे मीर बहरी। ओके, आगे चले। फिर आता है साहब हश्म कल्ब और हश्म अतराफ। जो केंद्र की सेना थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सुल्तान की जो सेना थी उसे कहते थे हश्म कल्ब। जो इक़्तादारों की यानी जो प्रांतों की सेना होती थी उसे कहते थे हश्म अतराफ। और गाजी वॉलेंटियर है ना, स्वयं सेवक, जो वॉलेंटियर सैनिक होते थे जिनकी भर्ती युद्ध के समय में की जाती थी उन्हें कहते थे गाजी। ये अस्थायी भर्तियाँ होती थी और ये बिना वेतन के, स्वयं सेवक बिना वेतन काम करते ना, तो बिना वेतन के ये राजा की तरफ से लड़ा करते थे, वॉलेंटियर। खास खेल स्थायी सेना है ना, खास खेल जैसे शिवाजी के समय में जो स्थायी सेना होती थी उसे क्या कहते थे? बरंगीर, है ना। तो उसी तरह से सुल्तानों के समय में जो परमानेंट आर्मी होती थी उसका नाम होता था खास खेल। अलाउद्दीन खिलजी के पास 5.25 लाख की परमानेंट आर्मी थी, ठीक है साहब। अच्छा, सेना में मंगोल दशमलव प्रणाली, इसका मतलब क्या है कि मंगोलों ने सेना में कुछ हायरार्की या कुछ पदसोपानी की व्यवस्था लागू की थी। वही जो सुल्तान थे उन्होंने उस सिस्टम को अपनाया था। कैसे कि सेना में सबसे नीचे होता था एक पैदल सिपाही या एक घुड़सवार, सबसे नीचे एक पैदल सिपाही, पैदल जो ज़मीन पर रह करके लड़ाई लड़ता है, घुड़सवार जो घोड़े पे बैठ करके लड़ाई लड़ता है। घुड़सवार की सैलरी ज़्यादा होती थी, लेकिन और सेना में ये सबसे इंपॉर्टेंट भी होते थे घुड़सवार। घुड़सवार आगे बढ़ करके हमला करते थे, पीछे से फिर पैदल आते थे लूटने के लिए, ठीक है ना। सबसे आगे रहता था घुड़सवार दस्ता। तो खैर, तो 10 घुड़सवारों का जो एक कमांडर होता था उसे कहते थे सरे खेल। एक सरे खेल जो होता था उसके नीचे कितने घुड़सवार हुए? 10 घुड़सवारों का एक कमांडर एक होता था सरे खेल। अब 10 सरे खेल के ऊपर जो कमांडर होता था वो होता था सिपह सलार। 10 सिपह सलार के ऊपर जो कमांडर होता था वो एक अमीर, और 10 अमीरों के ऊपर जो कमांडर होता था वो होता था मलिक। सेना में सबसे बड़ा पद, सेना में सबसे बड़ा पद। तो इस तरह से नहीं, सॉरी, और 10 मलिक के ऊपर होता था एक खान। फिर से देखते हैं कि 10 घुड़सवार के ऊपर एक सरे खेल, 10 सरे खेल के ऊपर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिक के ऊपर एक खान। तो सेना में इस तरह सबसे बड़ा पद हो गया खान। अब एक खान के पास पता कितने घुड़सवार हो गए? इस तरह से 1 लाख घुड़सवार। तो इसीलिए हम लोग अपने नाम के पीछे बड़े शान से लिखते हैं खान, है ना, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। तो बता दीजिए खान कोहान से बना है और ये सैनिक शब्द है। ओके, तो 1 लाख घुड़सवारों के ऊपर होता था खान। तो ये इस हायरार्की में आप देखें अमीर, मलिक और खान, अमीर, मलिक और खान। ओके, अच्छा, शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह अपने रिफॉर्म, न केवल एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है बल्कि अपने रिफॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है। मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ, एक बार फिर से इसकी सिमरी हो जाए कि शेरशाह ने जो ध्यान दिया उसके 2 मकसद थे। एक तो लगान वसूली में सुधार हो, रिफॉर्म्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लगान की वसूली हो सके। दूसरा, जो बिचौलिए हैं,
ज़मींदार खुद मुकद्दम चौधरी टाइप के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं किसके, बादशाह और आम जनता के बीच में, बिचौलिए जो हैं वो किसानों का शोषण ना कर पाएँ। दो मकसद थे उसके, एक तो वसूली सुधर जाए, दूसरे बिचौलिए किसानों का शोषण ना कर पाए। इसके लिए उसने क्या किया था, कौन सा सिस्टम अपनाया था? शेरशाह की जो लगान प्रणाली थी उसका नाम क्या था? राई। शेरशाह की जो लगान सिस्टम था उसका नाम था राई। अकबर के समय में इस राय का नाम क्या हो गया? जाप्ती। और जाप्ती आगे जाकर के फिर सुधर के क्या हो गई? आईने दहशाला या दहवासी। ठीक है, तो शेरशाह ने लगान वसूली के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम अपनाया, अनिल जी इधर देखें, मोबाइल छोड़ें, शेरशाह ने जो सिस्टम अपनाया उसका नाम क्या था? राई। ठीक है, राई व्यवस्था में क्या था? मैंने बोला शेरशाह का रेवेन्यू या लगान सिस्टम जिसे हम कहते हैं राई। तो उसने ईल्ड के बेस पर ज़मीनों की 3 किस्में बनाई, पैदावार के आधार पर ज़मीनों की 3 किस्में बनाई। एक ऐसी ज़मीन जिसे मैंने कहा ना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड वो ज़मीन जहाँ पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड ग्रेड वो ज़मीन जहाँ पैदावार कम होती है, और सबसे कम जहाँ पर पैदावार होती है उस ज़मीन को हमने कह दिया थर्ड ग्रेड। तो इस तरह से हो गया फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, 3 तरह की ज़मीनें हो गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। हिंदी में इसको कह देते हैं उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम, मध्यम और निम्न, सबसे अच्छी उपज देने वाली ज़मीन, उससे कम उपज और सबसे कम उपज देने वाली ज़मीन। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि हर परगने में सुल्तान या बादशाह जो था तय कर देता था कि भाई इससे हमने इतना लगान लेना है, 1 इक्ता से इतना, तो उसके बीच में शिक से इतना, तो परगने से इतना लगान लेना। उपज कितनी हो रही है इससे कोई लेना देना नहीं है, उपज कम हुई तो भी उतना ही लेना है, उपज ज़्यादा हुई तो भी उतना ही लेना। उपज ज़्यादा होती है तो उसका जो फ़ायदा बिचौलिए उठा जाते थे, और उपज कम होती थी तो उसका नुकसान जो होता था वो ले दे के किसानों को ही होता था। किसानों के घर तक, झोपड़ियाँ तक बेच दी जाती थी लगान वसूली के लिए। तो इसने क्या किया कि ज़मीन को 3 अलग अलग किस्सों में बांटा, नंबर 1 बात। उसके बाद ज़मीन को नापा गया, ज़मीन को नापा गया कि इसमें फर्स्ट ग्रेड जो है ज़मीन है वो कितनी है, सेकंड ग्रेड कितनी है और थर्ड ग्रेड कितनी है, ज़मीन को नापा गया। नापने के बाद ये देखा गया कि 1 बीघा में जो अच्छी किस्म की ज़मीन है 1 बीघा में कितना अनाज होता है, मध्यम किस्म की जो ज़मीन है उसमें 1 बीघा में कितना अनाज होता है, और जो थर्ड क्लास है, जो निम्न किस्म की ज़मीन है जहाँ पर पैदावार सबसे कम हो रही है, उसमें 1 बीघा में कितना अनाज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड है, उसमें 1 बीघा में 4 क्विंटल अनाज होता है, इसमें 3 क्विंटल अनाज होता है, इसमें होता है 2 क्विंटल अनाज। 4 3 7 2 9, टोटल 9 क्विंटल अनाज हो गया। अब इसको 3 से भाग दिया। 3 से भाग देने का मतलब यह है कि इसका औसत निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकल के आया 3 बीघा। एवरेज निकल के क्या आया? 3 बीघा नहीं, 3 क्विंटल पर बीघा। 1 बीघा में 3 क्विंटल एवरेज निकल के आया, तो उसका 1/3, यानी कि जो एवरेज जो निकल के आया था उसका 1/3। 3 का 1/3 कितना हो गया? 1 क्विंटल। भाई अब जो है लगान जो है 1 बीघा ज़मीन से केवल 1 क्विंटल वसूला जाएगा। समझ रहे ना? इस तरह से उसने ना पैरिटी या सिमिलैरिटी करने की कोशिश की कि जो अच्छी ज़मीन है, जो ख़राब ज़मीन है और जो बीच की ज़मीन है, लगभग उनसे एक समान तरीके से लगान वसूला जाए। लेकिन इसमें भी कमियां थी। कमियां ये थी कि जो अच्छी किस्म की ज़मीन थी उससे लगान कम वसूला जाता था, और जो ख़राब किस्म की जो ज़मीन थी उससे लगान ज़्यादा वसूला जाता था। खैर जो भी है, उसने कोशिश की, ज़मीन को 3 अलग अलग किस्मों में बांटा, उन तीनों अलग अलग किस्मों की पैदावार का औसत निकाला, और उस औसत का 1/3 जो है उसने लगान तय किया। इस सिस्टम को कहा गया राई। लेकिन राई अभी पूरा नहीं हुआ है। ज़मीन को नापने इसने क्या किया, ये ठीक हो गया। उसके बाद किसानों को पट्टे दिए। पट्टा शब्द आज भी आप समझते हो ना, किसानों को पट्टे दिए। पट्टे का मतलब ये है कि जमींदार जो होते थे किसानों को बसा देते थे, और जमींदार या जागीरदार जो थे अक्सर किसानों को ज़मीन से बेदखल कर दिया करते थे। बेदखल करने का मतलब क्या? ज़मीन छीन ली, भागो जाओ, पैदल हो गए। एक तरह से जो किसानी हो गई थी वो ज़मींदार या जागीरदार के प्रसाद पर्यंत हो गई थी। जब तक जागीरदार या ज़मींदार किसान से खुश है तब तक किसान ज़मीन जोत रहा, और जब नाराज़ हो गया भाग जाओ। तो शेरशाह ने कहा कि ये तो शोषण है। आपको पता है ना, शेरशाह 21 साल तक सासाराम में अपनी जागीर में दीवान रहा था, तो उसने सब ये तमाशे वहाँ देखे थे। ने कहा ये तो शोषण है, तो किसानों को इस शोषण से बचाना चाहिए। तो उसके लिए किसानों को पट्टे दिए गए। पट्टे का मतलब किसान जिस ज़मीन को जोत रहा है उसका मालिकाना हक। पट्टे में ऐसा होता है ना, आप बेच नहीं सकते ज़मीन को, ना ही वहाँ कोई कारखाना लगा सकते हैं पट्टे की ज़मीन में। हाँ, आप वहाँ पर खेतीबाड़ी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं। तो किसानों को इसने पट्टे दिए। पट्टे का मतलब जो किसान जिस ज़मीन पे काबिज है अब वो उसकी मालिकाना हो गई, है ना, मालिकाना हक हो गया। किसान जो है ज़मीन का मालिक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किए। उसको ये पता नहीं कौन सी अरबी, फारसी या उर्दू भाषा है, उसको कहा गया कबूलियात। किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किए, उसको हम कहते हैं कबूलियात। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि भाई आप सालाना इतना लगान हमें दोगे, अगर आपने इतना लगान नहीं दिया तो आपको आपकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ये था कॉन्ट्रैक्ट
करारनामा या कबूलियात। तो सवाल आता है कि किसने किसानों को पट्टे और कबूलियात दिए, तो शेरशाह सूरी ने दिए। अच्छा, अब जब तुम सीधे किसान से लगान वसूली के लिए समझौता करने लगे या कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, तो इसी सिस्टम को नाम दिया गया क्या? रैयतवाड़ी। इसी सिस्टम को क्या नाम दिया गया? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी स्पेशली किसके समय में आया? अंग्रेजों के समय में। लेकिन रैयतवाड़ी की शुरुआत एक तरह से यहीं से हो गई थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी ज़मीन को नापा तो था, लेकिन किसानों को मालिकाना हक नहीं दिया था। मालिकाना हक सबसे पहले इसी ने दिया। मालिकाना हक जो है वो सबसे पहले किसानों को इसी ने दिया, ठीक है साहब, जिसको दिया गया नाम पट्टा, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको कहा गया कबूलियात। तो एक तरह से लगान वसूली में इसने रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू कर दिया था, है ना। ओके, अब उसके बाद इसने ज़मीनों में अलग अलग रजिस्टर बनाए। एक था खसरा। खसरा समझते हैं ना कि ज़मीन पर कब्जा किसका है और ज़मीन में किस तरह की फसल बोई जा रही है। दूसरा खतौनी, इस ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और आपने पिछले 10-20 साल से उसको रहन पे या ठेके पे दे दिया। पटवारी आएगा और देखेगा भाई इस पर कब्जा किसका है, कब्जा इनका है, तो खसरा में नाम चढ़ जाएगा, ठीक है ना। खतौनी क्या है कि ज़मीन का एक्चुअली मालिक कौन है। तो सबसे पहली बार खसरा खतौनी नाम के जो रजिस्टर हैं वो शेरशाह सूरी ने तैयार करवाए, और ये रजिस्टर किसके पास होते थे? गाँव में पटवारियों के पास। ओके, अब ज़मीन को नापने के लिए एक स्केल बनाया गया, पैमाना बनाया गया, जिसका नाम था जरीब। जरीब का एक नाम और ही मिलता तनब, इसका एक नाम और ही मिलता सिकंदरी गज। आपको पता है सिकंदर लोदी ने जब अनाज से चुंगी हटाई तो उसको क्या कहा गया? गज सिकंदरी। सिकंदर लोदी ने अनाज पे से चुंगी हटा दी थी, है ना। जैसे आजकल है ना, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन पर GST नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? ये महंगे हो जाएंगे भाई, जो गरीब आदमी उसका क्या होगा। तो उसी तरह से सिकंदर लोदी ने अनाज पे से चुंगी हटा दी थी कि भाई शहर में चुंगी का मतलब प्रवेश शुल्क, तो चुंगी हटा दी तो अनाज थोड़ा सस्ता हो जाएगा, है ना। जो गरीब आदमी है उसका कुछ भला हो जाएगा। तो खैर, तो इसने ज़मीन को नापने के लिए जो नया अपना पैमाना बनाया उसका नाम था जरीब। जरीब का एक नाम तनब भी है और इसका एक नाम सिकंदरी गज भी मिलता है। आज भी तहसीलों में होती हैं जरीबें, है ना। अब तो खैर पटवारी, आधुनिक पटवारी आ गए, वो भी फीता लिए चलते हैं, लेकिन सही मायने में ज़मीन जो नापी जाती है आज भी जरीब से ही नापी जाती है। लेकिन वो बहुत भारी होती है, बहुत भारी होती है जरीब, मतलब अब तो फीते आ गए। तो ये होता क्या था, ये मैंने क्या बना रखा है ऐसे, ये जो ना ये लोहे के छल्ले होते थे, ये बीच में ये लोहे के छल्ले होते थे और बीच में इनके बना होता था बांस। यहाँ पर ये बांस बना हुआ है और बीच में इनके होते थे लोहे के छल्ले। लोहे के छल्लों के बीच में बांस क्यों लगाया गया है? क्यों सोनू? सारे लोहे के छल्ले क्यों ना लगाए गए, सारे बांस क्यों ना लगाए गए? ऐसा ना, बांस जो होता है ना, बांस ना तो गर्मी पा के सिकुड़ता है और ना पानी पी करके वो फूलता है, उसका साइज बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो बीच बीच में बांस के छल्ले लगा दिए गए ताकि लोहे का वजन कम हो जाए, और कुछ नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी जरीब उठा के ले जाना, फिर हाथ ही ले जाने पड़ेंगे ना उठाने के लिए, तो बीच बीच में बांस के छल्ले लगाए गए ताकि वजन कम हो जाए, और कुछ नहीं है। तो लोहे की जंजीरें और बीच बीच में बांस के छल्ले, इसको नाम दिया गया जरीब, ठीक है ना। जरीब या तनब या सिकंदरी गज। इसमें कुल 32 निशान थे। जैसे आज होता है ना 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, तो 12 निशान हो गए, है ना। तो इसमें कुल 32 निशान थे। और अकबर का जो गज था उसका नाम क्या था? इलाही गज, उसमें 33 निशान थे। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि अकबर का एम्पायर बड़ा था, ठीक है ना, तो वो इलाही भी सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो और शेरशाह के गज में या शेरशाह के पैमाने में 32 निशान, तो अकबर बड़ा था तो उसमें 33 निशान, ऐसे अपना याद कर लेते हैं, ठीक है। अब जरीवाना मुहसिलाना। जरीवाना का मतलब क्या है? किसानों से ये एक्स्ट्रा टैक्स लिए जाते थे, जो लगान था वो तो लिए जा रहा है। जरीवाना का मतलब ये है कि जरीवाना का मतलब जो ज़मीन को नापते हैं, जो जरीब से ज़मीन को नापते हैं उनको भी एक हिस्सा दिया जाएगा, जिसका नाम हो गया जरीवाना। इसके अलावा जो लगान वसूली एजेंट हैं, खुद मुकद्दम टाइप के जो लगान वसूली एजेंट हैं, लगान वसूली के लिए उन्हें उनका कमीशन दिया जाएगा, वो भी किसान से वसूला जाएगा, वो था मुहसिलाना। ज़मीन नापने वालों का नहीं, ये गलत हो गया। जरीवाना जब ये है लगान वसूलने वालों का कमीशन, ये आप सही कर लेना, लगान वसूलने वालों का कमीशन, ठीक है ना। और ये जरीवाना ज़मीन को नापने वालों का कमीशन, इसको सही कर लेना। तो उसमें तो लिखा ही नहीं है शायद, कुछ है ना, हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं है, पहुँचेंगे भी नहीं लग रहा। पहुँच जाएंगे, पहुँच जाना है, हाँ आज ही पहुँच जाएंगे पक्का, ठीक है, ओके। अच्छा, शेरशाह सूरी का क्या है कि लगान तय करने में तो ये उदार था। जैसे आपने देखा ना कि भाई ज़मीन की अलग अलग कस्में तय की गई और कम से कम लगान जो है कि तय किया गया। अबुल फजल ने कहा है कि शेरशाह सूरी की जो दरें थी वो सबसे कम थी, अकबर ने इन्हें बढ़ा करके 1 तिहाई कर दिया। यानी अबुल फजल क्या कहता है कि शेरशाह सूरी ने सबसे कम वसूला। तो खैर लगान को तय करने में तो ये उदार था, लेकिन वसूली बहुत सकता,
अकाल पड़े, महामारी आए, कुछ भी आए, आपने जो टैक्स है वो पूरा देना। हालांकि अकाल के समय में राहत के उपाय किए जाते थे, लेकिन इसका मानना ये था कि आमतौर पर क्या मानता था ना कि अगर तुम्हारी फसल में, तुम्हारी खेती में फसल कम हो रही है, इसका मतलब तुम काम चोर हो। रियायत नहीं देता था, जैसा आप पैदा नहीं हुआ इसका मतलब तुम काम चोर हो। तो तय करने में तो उदार था, ये लगान फिक्स करने में उदार था, लेकिन वसूलने में फंस सकता है ना। जैसे हमें तय करने में भी उदार और वसूलने में भी उदार, अजल दे देना है ना, अजल दे देना है ना, जितना मर्जी दे देना, लेकिन इसका नहीं था। ठीक है ना, समझ गए, मजे ले रहे हैं, ओके। अच्छा, इसने अनाज पर चुंगी वसूली, इसके अलावा व्यापार में बिक्री कर वसूला, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं हुआ। तो चुंगी, अनाज पर चुंगी, और इसके अलावा वस्तुओं पर जो सेल टैक्स या बिक्री कर है, इसके अलावा उसने हर तरह का टैक्स को ख़त्म कर दिया और कोई टैक्स इसने वसूला ही नहीं। इसने एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम था तांबे का दाम, है ना, वो आज भी चल रहा है। तांबे का दाम आपको कहाँ साहब दाम, जो पैसा है ना वो इसी का रूप है, जो वर्तमान पैसा है वो इसी का रूप है। तांबे का दाम, चांदी का रुपया, ये चांदी का रुपया जो बाद में ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था के आधार बना, और रुपया सब आज भी आप देख रहे हो ना। तो तांबे का दाम और चांदी का सिक्का रुपया इसी ने चलाया, और सोने का एक सिक्का इसने चलाया, अशरफी। इसके समय में 23 टकसालें थी। 23 टकसालें पूरे एम्पायर में। इमरान जी को नींद आ रही है, पूरे एम्पायर। इमरान जी को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ भाई, शाहीन वो लोग कोल्ड ड्रिंक रखिए जरा, इनके मुंह पे मारो, जाओ 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 जल्दी जाओ, इनको नींद आ रही है, लौट के आ जाए जल्दी आओ। हाँ, दोनों नींद दोनों को आ रही है, लेकिन दूसरे ने झोंके रोक रखे हैं नींद दोनों को आ रही है। अरे उत्तर भारत में इस समय नींद आती है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जाओ बूंद हो हैं भैया, यहाँ झपकी लेके आया करो, ठीक है। अब ये क्या, कारोबार भी कर लें, बिजनेस भी कर लें, है ना, फ़ोन पे बात भी कर लें, रोजे भी रख लें। रोजे मतलब रमज़ान वाले रोजे नहीं, वो रोज़ा हमारा कोई और कोड वर्ड है, मन्नतें मांगने वाला है ना, वो भी रख लें। नहीं यार, ये तो उस कैटेगरी में नहीं है शायद, मतलब सब कुछ कर लें, फिर आके पढ़ाई भी कर लें, ऐसे कैसे हो जाएगा। 7 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, 2 महीना सब्र कर लो, है ना। अरे कमाने के लिए तो ज़िंदगी बड़ी है यार, कमा लेंगे, है ना। हम भी 23 साल से यही सोचते आ रहे हैं, कमा लेंगे, है ना, ओके तो पढ़ाई करो, है, ओके। किधर थे, कहाँ थे, हाँ, तो 23 टकसालें। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई 23 टकसालें इमरान जी, 23 टकसालें। तो टकसालों में क्या हो रहा है, सिक्के ढाले जा रहे हैं ना, सिक्के किसके, तांबे के, सोने के, चांदी के। इसका मतलब मेटल था ना, माल था उसके पास, तांबा, सोना, चांदी, पीतल उसके पास खूब था, तभी तो 23 टकसालें हैं, नहीं तो इक्का दुक्का टकसालों में काम चल जाता। अब इसका मतलब उसके पास सोना, चांदी, तांबा, पीतल खूब था, इसका मतलब इनकम खूब हो रही थी। कहाँ से, व्यापार से और लगान से। इसका मतलब देश में शांति व्यवस्था थी, ज़मीनें उपजाऊ थी, क्या दस्तकार, क्या शिल्पकार, क्या व्यापारी, किसान, सब अपने काम में लगे हुए थे, ठीक है। तो खैर, इसके एम्पायर में कुल 23 टकसालें थीं, और हर सिक्के पर टकसाल का नाम लिखा होता था, यानी कि जिस टकसाल से सिक्का जारी हुआ है उस टकसाल का नाम लिखा हुआ था। इसके सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में लेख मिले हैं, अरबी और देवनागरी लिपि में लेख मिले इसके सिक्कों पर। इसी ने पाटलिपुत्र को आधुनिक पटना के रूप में बसाया। दान का लंगर, दिल्ली में दान का लंगर चलता था, 24 घंटे दान का लंगर चलता था। इसी ने, जो हुमायूं ने जो दीन पनाह नाम का नगर बसाया था दिल्ली में, उसको तोड़ा और तोड़ करके दिल्ली में किला बनाया, जिसे आप कहते हैं दिल्ली का पुराना किला। वो इसी दिल्ली के पुराने किले में इसने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था किला कोहना, और इसमें इसने एक लाइब्रेरी बनाई थी, तौसुम बताएंगी उसका नाम क्या था, अरे शाबाश, शेर मंडल। उस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल, ठीक है ना। इसी ने रोहतासगढ़ के नाम से एक पेशावर में और एक बंगाल में 2 मजबूत किले बनाए थे। इसी ने, जो मौर्यों के समय में जो आज जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, जीटी रोड, हम बचपन में जैसे ही जब बचपन तो बचपन ही होता है ना, तो जिसने जो कह दिया वो सुन लिया। तो हमारे घर में जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे भाई, जब यहाँ से निकले मुरादाबाद से, तो वो जो भी चौड़ी सड़क होती थी ना, 4 लेन, वो सबके लिए जीटी रोड हो जाती थी। जीटी रोड पर पहुँच गए ना, बाद में में जीटी रोड तो एक ही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले, या मौर्यों के समय में सबसे पहले, सोनार गांव से लेकर तक्षशिला तक, या बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान तक एक सड़क बनाई थी जिसका नाम था उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ। ये सड़क अस्तित्व में रही गुप्तों तक, बाद में फिर एम्पायर छिन्न भिन्न हो गया, ये सड़क भी छिन्न भिन्न हो गई। शेरशाह सूरी के समय में एक बार फिर से बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक, काबुल तक भारत फिर से एक सत्ता के अधीन आ गया। शेरशाह सूरी के समय में पहली बार फिर से बंगाल से लेकर कहाँ तक, अफगानिस्तान तक भारत फिर से एक सत्ता के अधीन आ गया। और वही जो उत्तरापथ था, उसने फिर इसकी मरम्मत कराई और उसको नाम क्या दिया गया, सड़क-ए-आजम, जिसे आज हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना।
उस सड़क को आज हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। तो सवाल आया कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने बनाई। क्या बेस क्या था इसका? उत्तरापथ। उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक? सोनार गांव से तक्षशिला तक। तक्षशिला आज कहाँ है? पेशावर के पास। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क आज़म है मौर्यों का, यही था उत्तरापथ। और ये चटगांव के पास है सोनार गांव। चटगांव बांग्लादेश का बंदरगाह है चटगांव। चटगांव के पास सोनार गांव से पाकिस्तान में तक्षशिला पेशावर तक ये जाती थी। ठीक है साहब, पेशावर के पास तक्षशिला तक जाती थी। कहाँ से होती थी? ये आगरा, दिल्ली, लाहौर और सिंध से होकर के गुजरती थी। आगरा, दिल्ली, लाहौर और सिंध से होकर गुजरती थी। इसके अलावा इसने आगरा और मांडू के बीच में, आगरा, जोधपुर और चित्तौड़ के बीच में, लाहौर और मुल्तान के बीच में भी एक बहुत बड़ी सड़क बनाई। इसके अलावा इसके साम्राज्य में और बहुत सारी छोटी मोटी सड़कें भी थी। और सड़कों के किनारे इसने जगह जगह रेस्ट हाउस यानी सराय बनाई। और ये जो सराय थी वो डाक चौकी का काम किया करती थी। डाक चौकी माने वर्तमान पोस्ट ऑफिस, इनका काम किया करती थी। और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और प्याऊ, प्याऊ आजकल लिखा रहता ना, शीतल जल, वही वाले प्याऊ वो लगवाए। ठीक है साहब। सहसराम में इसने अपना मकबरा बनाया। इस मकबरे को हम कहते हैं पूर्वी स्थापत्य की नई शैली। दान का लंगर मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसके समय में सरकार के लेवल पर ड्यूल गवर्नमेंट थी। सरकार में क्या होता था? शिकदारी शिकदारान और मुंसिफे मुंसिफान, मैंने पहले ही बताया आपको। इसने कोई पक्षपात नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस टाइप का कोई पक्षपात नहीं किया। इसने उलेमाओं को प्रशासन में दखल की इजाज़त नहीं दी, है ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इजाज़त दी, इसने भी इजाज़त नहीं दी। ये कुछ हद तक सेकुलर था। हालांकि इसके समय में भी जिहाद के नारे दिए गए हैं। मारवाड़ के खिलाफ जब युद्ध हुआ तो इसने जिहाद का नारा दिया था, लेकिन काफ़ी हद तक ये सहिष्णु सेकुलर था। इसने न्याय पर जोर दिया, इसने कानून की समानता पर जोर दिया। ये दंड देने में ये कठोर था, अगर कोई गलत काम करता था तो कठोर दंड देता था। डॉक्टर कानून को कहते हैं कि शेरशाह अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला था। डॉक्टर कानून को ही कहते हैं कि उसकी जो सराय हैं उसके साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थी। बुलजले हेक कहते हैं उसे भारतीय मुस्लिमों में सर्वश्रेष्ठ। इसने हिंदुओं को भी भागीदारी दी प्रशासन में, लेकिन निचले पदों पर। लेकिन एक शुरुआत हो गई थी हिंदुओं को भी प्रशासन में भागीदारी देने की। लेकिन फिर भी इसने जिहाद का नारा दिया है कलिंजर और मालदेव में। मालदेव के खिलाफ जो मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, मारवाड़ और मारवाड़ का मतलब जोधपुर। मारवाड़ रियासत की जो राजधानी थी वो थी जोधपुर। तो मारवाड़ या जोधपुर या मालदेव के खिलाफ इसने और कलिंजर के खिलाफ इसने जिहाद का नारा दिया। अबुल फजल कहता, लेकिन फिर भी इसने धर्म और राजनीति को अलग रखा। आमतौर पर अबुल फजल कहता है कि शेरशाह की जो दरें थीं यानी कि लगान की दरें वो सबसे कम थीं, अकबर ने मांग को बढ़ा करके 1/3 कर दिया। तो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद मुझे लगा कि ये कुछ बेहतर हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।